हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो कल हमने पढ़ा था सवाई जयसिंह के बारे में। सवाई जयसिंह के बारे में हमने पढ़ा था कि सवाई जयसिंह जब मृत्यु हुई उसके बाद में उनके दो पुत्र ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। उनके बाद में शासक बनता है ईश्वरी सिंह के बाद में शासक बनता है माधो सिंह। और कल हमने माधो सिंह के बारे में भी जान लिया था। इसके बाद में जो शासक बना था वो बना था पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह की एक बात थी वो भी हमने जान ली थी। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है या महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो सवाई प्रताप सिंह है। अब देखो, आज हम सवाई प्रताप सिंह की कुछ बातें करते हैं कि सवाई प्रताप सिंह कब शासक बने, किस किस नाम से ये जाने जाते हैं, इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, आमेर में किस प्रकार का इन्होंने निर्माण कार्य किया है। सबसे पहले हम सवाई प्रताप सिंह की बात करें तो सवाई प्रताप सिंह का जो शासनकाल आता है वो 1778 से 1803 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल आता है। अब देखो, सवाई प्रताप सिंह की कुछ हम बातें करें तो ये जो सवाई प्रताप सिंह थे वो ब्रजनिधि नामक उपनाम से ब्रजनिधि उपनाम से क्या लिखते थे, कविता लिखते थे। अब देखो, सवाई प्रताप सिंह जो है पृथ्वी सिंह के बाद में शासक कौन बनते हैं, सवाई प्रताप सिंह बनते हैं। और सवाई प्रताप सिंह का जो शासनकाल है वो 1778 से शुरू होता है और 1803 तक इनका शासनकाल चलता है। अब देखो, आगे हम बात कर रहे थे कि इन्होंने ब्रजनिधि नाम से यानी कि ब्रजनिधि उपनाम से ये कविताएं लिखते थे। ठीक है। अब देखो, जैसे ही सवाई प्रताप सिंह का नाम आता है हमारे दिमाग में दो युद्ध आते हैं, इनसे संबंधित दो युद्ध आते हैं। एक युद्ध आता है जिसका नाम था तुंगा का युद्ध और एक युद्ध है जिसका नाम है पाटन का युद्ध। हम दोनों युद्धों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो तुंगा का युद्ध हुआ था। तुंगा का युद्ध, जो तुंगा का युद्ध हुआ था, देखो तुंगा का युद्ध और पाटन का युद्ध का जो संबंध है वो सवाई प्रताप सिंह के से साथ इनका संबंध है। देखो, जो तुंगा का युद्ध हुआ था वो हुआ था जुलाई 1787 को हुआ था। तुंगा का युद्ध जुलाई 1787 को हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था, तो ये सवाई प्रताप सिंह व मराठा महादजी सिंधिया के मध्य ये जो है आपके तुंगा का युद्ध हुआ था। एक तरफ है प्रताप सिंह, एक तरफ है आमेर के शासक प्रताप सिंह और इनके सामने है मराठा महादजी सिंधिया। ठीक है, इनके मध्य तुंगा का युद्ध हुआ था। अब देखो, जो प्रताप सिंह है उनकी तुंगा का युद्ध में जीत होती है और मराठा महादजी सिंधिया की इस युद्ध में हार होती है। तो मराठा महादजी जो सिंधिया थे वो वापस जाते समय एक लाइन बोलते हैं और एक वाक्य बोला था, वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि इन्होंने कहा था कि यदि मैं जीता रहा तो मैं जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। यानी कि यदि मैं जिंदा रहा तो जयपुर को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। ये किसने कहा था, तुंगे के युद्ध में मराठा महादजी सिंधिया की हार हुई थी। उस युद्ध के बाद में जब ये वापस जा रहे थे उस समय जो मराठा महादजी सिंधिया है उन्होंने कहा था कि यदि मैं जीता रहा, जीता का मतलब है जिंदा रहा, ये जीवित रहा, जीता रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। ये किसने कहा था, तो मराठा महादजी सिंधिया ने कहा था कि यदि मैं जीता रहा, यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। ठीक है। इसके बाद में हुआ था पाटन का युद्ध। किसका हुआ था, पाटन का युद्ध। जो पाटन का युद्ध है इसके 3 साल बाद में होगा। किसके, जो तुंगा का युद्ध हुआ था, तुंगा का युद्ध 1727 में हुआ। इसके 3 साल बाद जून 1727 के 3 साल बाद 1790 में हुआ था। 1787 के 3 साल बाद 1790 में पाटन का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य, वही यानी कि प्रताप सिंह है, एक तरफ है प्रताप सिंह और इनके सामने है मराठा महादजी यानी कि मराठा महादजी सिंधिया। कौन थे, मराठा महादजी सिंधिया इनके सामने है। अब देखो, इस युद्ध में कुछ ऐसा ही हुआ
कि पहले वाले युद्ध में मराठा महादजी शिंदे ने जो बात कही थी कि यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा, कुछ ऐसी ही बात यहाँ पर सच हुई कि प्रताप सिंह की इस युद्ध में हार होती है और जो मराठा महादजी शिंदिया थे उनकी इस युद्ध में जीत होती है। और जो पाटन का युद्ध हुआ था उसमें महादजी शिंदिया की ओर से नेतृत्व जो किया था वो किया था आपके डी बोई ने, यानी कि फ्रांसीसी सेनापति था जिसका नाम था डी बोई। डी बोई ने महादजी शिंदिया का जो है सेना का नेतृत्व किसने किया था? डी बोई ने किया था। और जो पाटन का युद्ध था उसमें मराठा महादजी शिंदिया की क्या होती है? विजय होती है। तो ये दो युद्ध है। जब प्रताप सिंह का नाम आए तो प्रताप सिंह का जैसे ही नाम आता है और आपके सामने तुंगा और पाटन का युद्ध का नाम आपके दिमाग में उत्पन्न होना चाहिए। देखो आगे हम बात करते हैं कि प्रताप सिंह ने क्या क्या कार्य किया। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य किया इन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया। हवा महल का क्या करवाया? निर्माण करवाया। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? 1799 ईस्वी में। कब? 1799 ईस्वी में हवा महल का जो निर्माण करवाया था वो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। अब देखो जो हवा महल बना हुआ है इसके नींव नहीं है। क्या नहीं है? नींव नहीं है। इसे हवा दुर्ग कहते हैं। एयर दुर्ग, राजस्थान का एयर दुर्ग किसे कहते हैं? यानी हवा दुर्ग किसको बोलते हैं? हवा महल को राजस्थान का एयर दुर्ग कहते हैं। अब देखो इसके नींव नहीं है। हमारे को ध्यान रखना है कि जो गागरोन दुर्ग बना हुआ है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में जो बना हुआ है उसके भी किसी भी प्रकार की कोई नींव नहीं है। जो गागरोन दुर्ग बना हुआ है, गागरोन दुर्ग के क्या नहीं है? नींव नहीं है। अब देखो इसका शिल्पी कौन है? तो इसका शिल्पी है लालचंद। इसका शिल्पी कौन था? लालचंद था। और जो हवा महल है वो कितनी मंजिल का है? 5 मंजिल का है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। इसके नींव नहीं है। इसे राजस्थान का हवा दुर्ग या एयर दुर्ग बोलते हैं। और किसकी आकृति में बना हुआ है? यानी कि भगवान कृष्ण के मुकुट की आकृति में बना हुआ है। जो कृष्ण है उनकी मुकुट की, यानी कि मुकुट की आकृति में बना हुआ है। इस प्रकार से यानी कि मुकुट की आकृति में हवा महल बना हुआ है। इसके किसी प्रकार की कोई नींव नहीं है। साथ में हमारे को ध्यान रखना है कि जो गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में उसके भी किसी प्रकार की नींव नहीं है। और हवा महल का जो है शिल्पी कौन था? तो लालचंद था। यानी कि इसका शिल्पी कौन था? वास्तुकार कौन था? लालचंद था। और कितनी मंजिल का है? 5 मंजिल का है। अब देखो हम इनकी 5 मंजिल की बात करते हैं। सबसे पहले आती है सरद। सरद, इसके पहली मंजिल कौन सी है? सरद। फिर है रतन, इसके बाद में है विचित्र। सरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। प्रकाश, सरद, रतन, एक है आपकी हवा। सरद मंदिर या इसको बोलते हैं प्रताप मंदिर। हवा महल की कितनी मंजिला? हवा महल कितना मंजिला है? हवा महल 5 मंजिला है। सरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। सरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। सरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा कि सरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा, ये 5 मंजिलें हैं। अब एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि सरद हवा महल की प्रथम मंजिल कौन सी है? वहां पर सरद ऑप्शन में नहीं था तो वहां पर था प्रताप मंदिर। तो जो इसकी पहली मंजिल है उसको प्रताप मंदिर भी कहते हैं। अब देखो हवा महल की हम और बात करें तो हवा महल की क्या चीजें फेमस है? तो हवा महल में 953 क्या है? खिड़कियां है। 953 खिड़की है और 152 इसमें क्या है? झरोखे। हवा महल की ये विशेष बात है। कितने खिड़कियां हैं? 953 इसमें खिड़कियां हैं, साथ में 152 इसमें झरोखे हैं। देखो सवाई प्रताप सिंह ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखा करता था और सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया 1799 ईस्वी में। हवा महल की नींव नहीं है, किसी भी प्रकार की हवा महल की कोई नींव नहीं है। ये जमीन पर, समतल जमीन पर ही बनाया गया है। इसे एयर दुर्ग बोलते हैं, राजस्थान का एयर दुर्ग बोलते हैं। हवा महल 5 मंजिला है।
शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा, शरद रत्न विचित्र प्रकाश और हवा, इसमें 953 खिड़कियां बनी हुई है, साथ में इसमें कितने झरोखे हैं, 152 झरोखे हैं। और हवा महल का जो शिल्पी है वो बेटा आपके लालचंद है। कौन है? लालचंद है। और इसका जो निर्माण करवाया गया है वो भगवान कृष्ण के मुकुट के समान करवाया गया है, यानी कि भगवान कृष्ण के मुकुट की आकृति का कौन सा महल बना हुआ है, तो वो आपके हवा महल बना हुआ है। इसके बाद में देखो आगे हम बात करते हैं, इसके बाद में हम आगे बात करें सवाई प्रताप सिंह की, और आगे की हम बात करें तो सवाई प्रताप सिंह ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखता था, ये हम बात कर चुके हैं। इसके बाद में सवाई प्रताप सिंह को 22 नंबर बहुत प्रिय था। कितना? सवाई प्रताप सिंह को 22 नंबर बहुत प्रिय था, इसलिए इनको कहा जाता है गंधर्व 22 या गुणीजन खाना। किसको बोलते हैं? सवाई प्रताप सिंह को बोलते हैं। या इन्हीं को 22 नंबर बहुत ही प्रिय था। किसको? सवाई प्रताप सिंह को 22 नंबर बहुत ही प्रिय था, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सवाई प्रताप सिंह को बोलते हैं गंधर्व 22, या फिर इनको बोलते हैं गुणीजन खाना। अब ये क्यों बोलते हैं इसकी हम बात करेंगे। गंधर्व 22 या गुणीजन खाना किसको बोलते हैं? सवाई प्रताप सिंह को बोलते हैं। इसके बाद में इन्हें एक नाम से और जाना जाता है, प्रताप 22। सवाई प्रताप सिंह को 22 नंबर बहुत ही प्रिय था, इस कारण इनको गंधर्व 22 कहते हैं, साथ में प्रताप 22 किसे कहते हैं? सवाई प्रताप सिंह को कहते हैं। और इनको गुणीजन खाना भी कहते थे। क्यों कहते थे गुणीजन खाना, इसकी भी हम बात करेंगे। देखो हम बात करते हैं कि जो सवाई प्रताप सिंह के 22 नंबर प्रिय है, तो ये 22 संगीतकार तथा 22 विद्वान कहाँ पर रखते थे? अपने दरबार में रखते थे। अपने दरबार में 22 तो संगीतकार रखते थे, और ये विद्वानों को 22 संगीतकार और विद्वानों को अपने दरबार में रखते थे। 22 संगीतकार ठीक है, 22 संगीतकार और विद्वानों की मंडली अपने दरबार में रखते थे। और इनको गुणीजन खाना क्यों कहते हैं? कि इनको गुणीजन खाना इसलिए कहते हैं कि विद्वानों की, यानी कि 22 विद्वानों की मंडली अपने दरबार में रखने के कारण, यानी कि 22 विद्वानों की मंडली अपने दरबार में रखने के कारण इनको गुणीजन खाना कहा जाता है। इसके बाद में देखो हम बात करते हैं कि जब संगीतकार रखते हैं तो इनके संगीत गुरु कौन है? तो इनके संगीत गुरु है चांद खां। कौन है? चांद खां। इनके संगीत गुरु है चांद खां, जिन्होंने लिखा था स्वर सागर। ठीक है, इनके संगीत गुरु है चांद खां, जिन्होंने स्वर सागर लिखा था। और इनके संगीत गुरु है चांद खां, उनको जो सवाई प्रताप सिंह ने एक उपाधि दी थी जिसका नाम था बुद्ध प्रकाश। याद रह जाएगा। 22 नंबर सवाई प्रताप सिंह को बहुत प्रिय है, इनको गंधर्व 22 या गुणीजन खाना या प्रताप 22 कहते हैं। अब गंधर्व 22 क्यों, गुणीजन खाना क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने दरबार में 22 विद्वानों की मंडली रखा करते थे, इस कारण इनको गुणीजन खाना कहते हैं। इन संगीतकार भी ये रखते थे अपने दरबार में। इसके बाद में हम बात करें कि इनके संगीत गुरु कौन है, तो चांद खां थे इनके संगीत गुरु थे। प्रताप सिंह के संगीत गुरु चांद खां हैं, और इन्होंने स्वर सागर लिखा था। क्या लिखा था? स्वर सागर लिखा था। और सवाई प्रताप सिंह ने, इनके गुरु है, उनको कौन सी उपाधि दी थी? तो बुद्ध प्रकाश नामक इनको एक उपाधि दी थी। अब देखो प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह के समय जयपुर में एक विशेष कार्य हुआ कि प्रताप सिंह के समय ईश्वरी सिंह का आदम कद का क्या बनाया गया? चित्र बनाया गया। जो ईश्वरी सिंह थे, ईश्वरी सिंह का क्या बनाया गया? आदम कद का चित्र बनाया गया। जो सवाई प्रताप सिंह है, सवाई प्रताप सिंह के समय ईश्वरी सिंह का जो है आदम कद का चित्र बनाया गया था। और ये चित्र बनाया किसने था? तो उस समय इनके दरबार में एक चित्रकार था जिसका नाम था साहिब राम, यानी कि साहिब राम। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में एक चित्रकार था जिसका नाम था साहिब राम। साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदम कद का चित्र बनाया था। अब ये आदम कद का चित्र क्या होता है? यानी कि सिर से लेकर पैर तक, सिर से लेकर पैरों तक
बनाया गया चित्र क्या होता है? ये क्या है? भाला। यानी कि सिर से लेकर पैरों तक, अपनी सिर से लेकर पैरों तक बनाई गई है जो चित्र को क्या बोलते हैं? आदम का चित्र। तो प्रताप सिंह की बहुत सारी बातें हमने कर ली है। तो बेटा ये है आपके सामने प्रताप सिंह। प्रताप सिंह की बहुत सारी हमने बातें की है। प्रताप सिंह ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखे करते थे। साथ में इन्होंने हवामहल का निर्माण किया था। ईश्वरी सिंह का आदमकद का चित्र किसके समय बना था? प्रताप सिंह के समय बना था। अब देखो आगे हम बात करते हैं। आगे का जो हमारा शासक है सवाई प्रताप सिंह के बाद में जो हमारा शासक बना वो बना था सवाई जगत सिंह। सवाई जगत सिंह सेकंड। अब देखो जो सवाई जगत सिंह सेकंड है, पहले एक सवाई जगत सिंह पहले हो चुके हैं, ठीक है। मान सिंह को जब मान सिंह को जब बंगाल का सूबेदार बनाया गया था उस समय जो उनका बड़ा पुत्र था जगत सिंह था, ठीक है। उनकी माता कनकावती, उनकी मृत्यु कहाँ पर हो जाती है? बंगाल में हो जाती है। मान सिंह का जो बड़ा पुत्र था जगत सिंह, उनकी मृत्यु बंगाल में हुई थी। बंगाल में मृत्यु होने पर उनकी याद में उनकी माता कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? आमेर में, ठीक है। वही जगत सिंह प्रथम थे। इसके बाद में सवाई प्रताप सिंह के बाद में जो जगत सिंह शासक बने हैं वो जगत सिंह सेकंड बने हैं। कौन बने हैं? हम बात करते हैं जगत सिंह सेकंड की, यानी कि जगत सिंह दूसरे हैं। अब देखो जगत सिंह के बाद में जितने भी शासक आपके सामने आने वाले हैं वो द्वितीय आने वाले हैं। जगत सिंह सेकंड, फिर राम सिंह सेकंड, माधो सिंह सेकंड, इस प्रकार से मान सिंह सेकंड, इस प्रकार से आपके सामने जगत सिंह के बाद में सभी शासक कौन से आने वाले हैं? सेकंड, यानी कि द्वितीय आने वाले। इनके शासनकाल की हम बात करें, इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1803 में इनका शासनकाल शुरू हुआ और 1818 तक इनका शासन रहा था ईस्वी। इनका शासन कब से कब तक है? तो इनका शासन है जगत सिंह सेकंड का जो शासन है वो 1803 में शुरू हुआ और 1813 तक इनका शासन रहा। अब देखो जो जगत सिंह है इनको बदनाम शासक कहते हैं, यानी कि जयपुर का बदनाम शासक या राजा। अब ये क्यों कहते हैं? जयपुर का बदनाम शासक या राजा किसको बोलते हैं? वो जगत सिंह सेकंड को बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जगत सिंह सेकंड को जयपुर का बदनाम शासक या बदनाम राजा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि रसकपुर की बेटा एक वेश्या थी। कौन थी? रसकपुर की वेश्या थी। उनके साथ में, यानी कि रसकपुर की एक वेश्या थी, उसके साथ में जगत सिंह सेकंड को क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है, यानी कि प्यार हो जाता है। तो ये उनके साथ अत्यधिक समय बिताया करते थे। अब इतने अपनी हीन भावना पर आ गए कि ये इन वेश्या के साथ, रसकपुर की जो वेश्या थी उसके साथ ये जयपुर शहर में भ्रमण के लिए भी निकल जाया करते थे। कौन? जगत सिंह सेकंड जो है रसकपुर की वेश्या के साथ जयपुर भ्रमण के लिए भी निकल जाया करते थे। इस कारण जयपुर का बदनाम राजा या बदनाम शासक किसको बोलते हैं? अब जगत सिंह सेकंड को बोलते हैं। और इन्होंने क्या किया, जो रसकपुर की वेश्या थी उसको आधा राज्य भी दे दिया था। आधा जयपुर का क्या दे दिया था? अपना आधा राज्य का क्या दे दिया? राज दे दिया था। क्या दे दिया था? अपना राज्य का आधा राज दे दिया। अब देखो इनके समय होता है एक, इनके समय विवाद हुआ था, उसका नाम है कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद कब का है, कैसे हुआ, सबकी हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये इस प्रकार से अपना राजस्थान था, ठीक है। ये अपना क्या था? अपना प्यारा राजस्थान था, ठीक है। उस समय मेवाड़ का शासक था भीम सिंह। मेवाड़ के शासक कौन थे उस समय? भीम सिंह थे। और मारवाड़ के शासक भी कौन थे? भीम सिंह। और भीम सिंह के बाद में जो शासक बने वो बने थे मान सिंह। और जयपुर के शासक है आपके जगत सिंह सेकंड, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जो मेवाड़ के शासक है भीम सिंह, उनके एक पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी, ठीक है। मेवाड़ के शासक
देखो जब कृष्णा कुमारी विवाद हुआ उस समय मेवाड़ का शासक है भीम सिंह, जयपुर का शासक है जगत सिंह सेकंड, और है आपके जोधपुर का शासक भीम सिंह ही था। लेकिन भीम सिंह की मृत्यु के बाद में शासक कौन बना? मान सिंह बना था। अब जी हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये भी आगे काम आने वाला है हमारे। अब देखो जो भीम सिंह था यानी कि मेवाड़ का शासक भीम सिंह है, उसके एक पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। देखो कृष्णा कुमारी का जो पहला रिश्ता हुआ वो किसके साथ हुआ? पहला रिश्ता यानी कि सगाई जो हुई, कृष्णा कुमारी की जो सगाई हुई वो भीम सिंह के साथ में हुई। जैसे ही भीम सिंह के साथ में कृष्णा कुमारी की सगाई होती है, भीम सिंह खुशी के मारे इतना खुशी हो जाता है कि इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यानी कि मेवाड़ का शासक भीम सिंह है, उसकी पुत्री का कृष्णा कुमारी का जो रिश्ता हुआ है यानी कि सगाई हुई है वो मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ हुई है। तो भीम सिंह के साथ में जैसे ही रिश्ता हुआ इतना खुश हुआ भीम सिंह कि इसकी मृत्यु हो गई। भीम सिंह के बाद में शासक कौन बना? मान सिंह बना। जैसे ही मान सिंह बना, कृष्णा कुमारी का जो दूसरा रिश्ता तय किया गया था, जैसे ही इसकी मृत्यु हुई पहला रिश्ता रद्द हो गया, समाप्त हो गया। तो इसके बाद दूसरी बार जो सगाई की गई या रिश्ता रखा गया वो जयपुर शासक जगत सिंह सेकंड के साथ में रखा गया। ठीक है, तो इस बात से नाराज हो गया कौन? मान सिंह। ठीक है, कौन नाराज हो गया? मारवाड़ का शासक मान सिंह। अब देखो जो मान सिंह है उसके और जगत सिंह के मध्य एक युद्ध होगा जिसको बोलते हैं गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध बोलते हैं? जिसको बोलते हैं बेटा आपके गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध ये कब हुआ था? 1807 में हुआ था। अब देखो जो गिंगोली का युद्ध है वो 1807 में हुआ। एक तरफ कौन है? एक तरफ है जगत सिंह और दूसरी तरफ है मान सिंह। एक तरफ है मारवाड़ के शासक मान सिंह जिन्हें सन्यासी राजा कहते हैं, और मान सिंह के सामने कौन है? जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड ने अमीर खां पिंडारी का सहयोग लिया। अमीर खां पिंडारी का सहयोग लिया और इस युद्ध में कौन जीत जाता है? मान सिंह इस युद्ध में हार जाता है और जगत सिंह इस युद्ध में जीत जाता है। और कृष्णा कुमारी का विवाह किसके साथ हो जाता है? जगत सिंह के साथ में तय हो जाता है, यानी कि हुआ तो नहीं है अभी, तय हो गया। ठीक है, अमीर खां पिंडारी के सहयोग से जगत सिंह सेकंड ने मान सिंह को पराजित किया। अब देखो अमीर खां पिंडारी क्या है? अमीर खां पिंडारी एक लालची व्यक्ति था। उसने पैसों लिए हैं जगत सिंह का, यदि उसने साथ दिया है तो उसने पैसे लिए हैं। पैसे लेकर मान सिंह के विरोध में वो लड़ा। फिर बाद में ये क्या होता है, जो अमीर खां पिंडारी था वो मान सिंह के पक्ष में हो जाता है। किसके? मान सिंह के क्या हो जाता है? पक्ष में हो जाता है। फिर इनके मध्य विवाद का कारण बनता है कौन? अमीर खां पिंडारी इसके बाद में विवाद का कारण बनता है, क्योंकि अमीर खां पिंडारी ने मान सिंह का सहयोग किया, मान सिंह से पैसे लिए और इन दोनों के मध्य फिर विवाद का कारण हुआ। ऐसा बताया जाता है कि जो कृष्णा कुमारी थी उसने क्या कर ली बेटा? बाद में आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। अब देखो इंपॉर्टेंट बात फिर से आती है कि मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि की, जयपुर का प्रथम शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि की, इसके बाद में मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि की। तो बात है बेटा 1818 की। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि किसने की थी? मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? मान सिंह। इसके बाद में मेवाड़ का है भीम सिंह और जयपुर का है जगत सिंह। ध्यान रखना है कृष्णा कुमारी विवाद या गिंगोली युद्ध में जो व्यक्ति शामिल थे, यानी कि कृष्णा कुमारी विवाद में जो व्यक्ति शामिल थे, मारवाड़ के मान सिंह, जयपुर के जगत सिंह सेकंड और मेवाड़ के कौन है? भीम सिंह। ये ही व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में 1818 में सहायक संधि करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बेटा ये आपके थे कौन? जगत सिंह सेकंड। तो जगत सिंह सेकंड की ये बातें हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। आगे देखो हम बात करेंगे, आगे हमारा शासक होने वाला है। ठीक है, जगत सिंह सेकंड की इतनी बातें थी, आगे हम बात करते हैं।